तो नमस्ते इंडिया में हम बात कर रहे हैं सबसे बड़ी खबर की। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई नाम के संगठन पर पाबंदी लगा दी गई है। केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई पर अब 5 साल के लिए बैन लगा दिया गया है। न सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बल्कि इससे जुड़े हुए जो संगठन हैं उन पर भी यह पाबंदी लगा दी गई है। पीएफआई से जुड़े हुए 8 और संगठन हैं, ये भी बैन कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। 22 सितंबर और 27 सितंबर को ये वो दिन थे जब पीएफआई के ठिकानों पर देश के अलग अलग राज्यों में छापेमारी की गई। 250 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया और अब जांच एजेंसियों ने यानी कि एनआईए और ईडी ने जो सबूत इकट्ठा किए, इसी के आधार पर केंद्र सरकार से इन जांच एजेंसियों ने सिफारिश की कि इस संगठन को बैन कर दिया जाना चाहिए और उसके बाद गृह मंत्रालय ने यह फैसला ले लिया है। बैन कर दिया गया है पीएफआई को आतंकी वारदातों में नाम, आपराधिक गतिविधियों में नाम। देखिए जल्दी से आपको बता देते हैं क्या वो वजह रही जिसकी बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। वजह से पीएफआई पर बैन लगाया गया। आइए देखते हैं सबसे पहले पीएफआई पर क्यों बैन लगाया गया, इसकी वजह समझिए। देखिए ये केंद्र सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से जो नोटिफिकेशन, जो अधिसूचना जारी की गई है उसकी कॉपी इस वक्त मेरे हाथ में है। इसमें क्या वजह बताई गई? इसमें वजह बताई गई है आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, विदेशों से फंड लेना और फिर उस फंड का इस्तेमाल देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ करना। इसमें कई ऐसी घटनाएं हैं जिनका जिक्र भी किया गया है। अंतरराष्ट्रीय आतंकी संगठनों से जुड़ाव का भी जिक्र है। ये देखिए आईएसआईएस के साथ जुड़ाव का इसमें जिक्र है, जमातुल बांग्लादेश के साथ इसमें जुड़ाव का जिक्र है, बांग्लादेश के आतंकी संगठन के साथ जुड़ाव, आईएसआईएस के साथ जुड़ाव। और इसमें यह भी बताया गया है कि इसके कई सदस्य जो हैं वो इराक गए, सीरिया गए, अफगानिस्तान गए, आईएसआईएस में जुड़े भी, विदेशों से फंड भी इकट्ठा किया और फिर उस फंड का इस्तेमाल किया देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ। ये सारी बातें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि कौन से कानून के तहत कार्रवाई की गई, यूएपीए के तहत कार्रवाई की गई है और अब पीएफआई बैन हो गया है। पीएफआई की सारी गतिविधियां देश में बैन कर दी गई हैं। आपको याद होगा 2006 में जब सिमी को प्रतिबंधित किया गया था, उसके ठीक अगले साल यानी कि 2007 में पीएफआई अस्तित्व में आता है। जब यह अस्तित्व में आता है तो यह कहता है कि यह पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेगा, लेकिन फिर इसकी गतिविधियां क्या होती है वो धीरे धीरे करके सामने आना शुरू होता है। अब जरा पीएफआई पर जो बैन लगाया गया इसमें वजह क्या बताई गई हैं, 10 बड़ी वजह जान लेते हैं। देश की अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ गतिविधियां, ये पहली बड़ी वजह, सबसे बड़ी वजह पीएफआई को बैन करने की। दूसरी बड़ी वजह है संविधान विरोधी गतिविधियों में फंड का इस्तेमाल करना, विदेशों से फंड लेना, फिर देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ काम करना। एक समुदाय को कट्टर बनाने के लिए गुप्त एजेंडा चलाया जा रहा था, पीएफआई गुप्त एजेंडा चला रहा था एक समुदाय को कट्टर बनाने के लिए। चौथी बड़ी वजह, लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम करना। पीएफआई पर बैन की चौथी बड़ी वजह, चौथा बड़ा आधार है लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए काम करना, संवैधानिक ढांचे का अनादर करना। यह 5वीं बड़ी वजह है पीएफआई को बैन करने की। आप भी सोच रहे हैं अगर क्यों बैन किया गया, ये वो वजह है। छठी वजह है पीएफआई काडर जो है वो आतंकी गतिविधियों में शामिल रहा है। पीएफआई से जुड़े हुए कई लोग आतंकी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। यहां तक कि जो दूसरे धर्मों से जुड़े हुए संगठन हैं, इनके लोगों को टारगेट करना। कोई दूसरे धर्म से जुड़ा हुआ संगठन है तो इनके लोगों को टारगेट भी कर रहे थे पीएफआई के लोग। आतंकी संगठन आईएसआईएस से संबंध, सोचिए आप, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन है आईएसआईएस, उससे संबंध है। इसके अलावा आतंकी संगठन जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश, जेएमबी, इससे भी संबंध है। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन से संबंध, दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी संगठन आईएसआईएस से संबंध, और जो बैन किया गया था संगठन सिमी, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, इससे भी संबंध सामने आया। कहा जाता है कि 2006 में जब सिमी बैन हुआ तो तभी 2007 में पीएफआई सामने आया था, अस्तित्व में आया था और अब पीएफआई और इससे जुड़े हुए संगठन 5 साल के लिए बैन कर दिए गए। और लगातार अभी बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज पर। विशाल लगातार आपको बता रहे थे, देखिए यही है वो लेटर, यही वो चिट्ठी है जिसके जरिए पीएफआई पर बैन लगाया गया है। यही वो नोटिफिकेशन है जिसमें बताया गया है कि कैसे आतंकी संगठनों के साथ इसका लेन देन हो रहा था। यही वो लेटर है जिसमें बताया गया है कि किस तरह से देश में अशांति फैलाने के लिए जो पूरा एक कैडर इसने बनाया था, उसके सदस्य किस तरह से संलिप्त थे और काम कर रहे थे, और वो कौन से 8 संगठन हैं जिन्हें पीएफआई के
साथ साथ बैन किया गया है। बड़ी कवरेज जी न्यूज पर। तमाम सहयोगी आप देख रहे हैं, हमारे जितेंद्र को देख रहे हैं, येशा कोटक, प्रसाद भोसेकर, प्रमोद शर्मा और जयपाल शर्मा भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, शुरुआत आप ही से करते हुए, बहुत बड़ा एक्शन है, उम्मीद यही की जा रही थी और जैसा कि हम कल बात कर रहे थे जब रेड पड़ रही थी कि इस बार कोई चूक नहीं होने दी जाएगी ताकि इस पर बैन लगाया जा सके, और आज ये बड़ा एक्शन सुबह सुबह। बिल्कुल पयोधी, खुफिया एजेंसी इस बार पूरी तैयारी के साथ थी और यही वजह है कि 22 सितंबर को जो क्रैकडाउन शुरू हुआ था उसको सिलसिलेवार ढंग से इस तरीके से किया गया था कि सबसे पहले जो लीडरशिप है, टॉप लीडरशिप है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए और उसके बाद जिस तरह का रिटेलिएशन हमने देखा था अगले दिन की पीएफआई के जो कैडर के जो लोग थे वो सड़कों पर आए थे, लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक वारदात कर रहे थे। उसके बाद जो राज्य की जो पुलिस है उन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया था। तो पूरा जो प्लान तैयार किया गया था खुफिया एजेंसियों की तरफ से, उसके मुताबिक ये काम किया गया, क्योंकि पीएफआई पर लगातार आरोप लग रहे थे कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, विदेशों से फंडिंग लेकर के वो देश के खिलाफ काम कर रहा है। तो तमाम तरह के आरोप लग रहे थे। कट्टर और हिंसक जो लोग हैं उनको तैयार कर रहा है अपने संगठन के लिए, और उसी के बाद ये कदम उठाया गया। इस बार जो एजेंसीज थी वो इसके लिए बिल्कुल तैयार थी कि इस बार पीएफआई को बैन करना है। जो इससे पहले सबूत जमा किए गए थे, उसके बाद 22 सितंबर को सबसे पहली कार्रवाई की गई। हमने देखा कि 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एनआईए और ईडी के साथ जो स्टेट की जो पुलिस एजेंसीज हैं उनको साथ में लिया गया, और जो टॉप लीडरशिप है, जो पीएफआई की जो टॉप लीडरशिप है, उनको एनआईए ने गिरफ्तार किया। जो फंडिंग जिनके ऊपर आरोप लग रहे थे कि किस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर वो शामिल है, विदेशों से फंडिंग ला करके यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार किया। काफी सारे जो लोग थे उनको स्टेट पुलिस ने गिरफ्तार किया। और उसके बाद जिस तरह की पूछताछ उनसे की गई और जो नए नए खुलासे हुए उसके बाद, क्योंकि ये बात समझना जरूरी होगा पयोधी की जब पीएफआई है वो अपने कैडर की लिस्ट तैयार करके नहीं रखता। उनको पता होता है कि कितने लोग उनके कैडर में हैं, लेकिन किसी तरह का रिकॉर्ड वो मेंटेन करके नहीं रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कभी कार्रवाई होगी तो इसकी जो रिकॉर्ड होगा, इसकी वजह से उनके कैडर में कौन कौन लोग हैं उनके बारे में जानकारी एजेंसीज को पता लग जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जो लोग थे उनको आपस में इस बात की जानकारी रहती थी। अब जब टॉप लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया गया और उनसे पूछताछ में जिस तरह से खुलासा हुआ, उसके बाद जो हमने देखा कि धीरे धीरे क्रैकडाउन चल रहा था हर राज्यों के अंदर, लेकिन कल हमने एक बड़ा क्रैकडाउन देखा जिसमें 250 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये सभी जो गिरफ्तारियां हुई थी वो राज्यों की पुलिस ने की थी, एनआईए और ईडी ने नहीं की, लेकिन जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर की गई थी। और कई विस्फोटक जानकारियां इनके पास से मिली है कि किस तरह से पीएफआई जो संगठन के तौर पर किस तरह से काम कर रहा था। वो अपने आप को एक फ्रंट बताता था कि वो जो मुस्लिम जो युवक है, मुस्लिम जो समुदाय है, उनकी भलाई के लिए काम कर रहा था। लेकिन उसने इसके लिए इस तरह का नेटवर्क तैयार कर रखा था कि उसके अंदर हिंसक और कट्टर लोग शामिल थे जो कि देश को तोड़ने का ही काम कर रहे थे। जो आतंकी संगठनों जैसे कि आईसिस और अलकायदा जैसे जो संगठन है उनके साथ उनकी एफिलिएशन थी, और बहुत सारे लोग जो थे उससे जुड़ने के लिए तैयार थे। यहाँ तक कि जो जमात इस्लामी जो बांग्लादेश का जो संगठन है उसके साथ भी उनके संबंध पाए गए। जाकिर नायक जो कि बैन है यूएपीए के तहत, उसके साथ भी इस संगठन के जो कनेक्शन है वो पाए गए। इसके अलावा जिस तरह से इन्होंने खुफिया विंग तैयार कर रखी थी ताकि वो लोगों पर नजर रख सके, अपने टारगेट पे नजर रख सके, और जो सिर्फ सीनियर फंक्शनरी यानी कि जो सीनियर लीडर्स थे उन्हीं के संपर्क में रहती थी। तो उसके बाद किस तरीके से कार्रवाई की गई, क्या वो आधार बने, ये जितेंद्र बता रहे हैं। बेंगलुरु चलते हैं जयपाल के पास। जयपाल, हेडक्वार्टर भले ही इसका दिल्ली में शाहीन बाग में है, लेकिन पीएफआई का कार्डर अगर सबसे ज्यादा कहीं एक्टिव है तो वो दक्षिण भारत ही है, चाहे वो केरल हो चाहे कर्नाटक हो। हाल ही का हिजाब बैन भी ऐसा मुद्दा है जहां पर पीएफआई का नाम बार बार आया, और कर्नाटक सरकार वो सरकार है जिसने केंद्र सरकार से सिफारिश भी की कि पीएफआई को बैन कर दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम देखें जो नोटिफिकेशन इशू किया गया है उसके अंदर में, तो बिल्कुल सरकार के द्वारा जो है एक तरह से ब्यौरा दिया गया है। यानी कि 2016 में अगर केरल के संजीत का मर्डर केस है तो उसके साथ ही बेंगलुरु के रुद्रेश का मर्डर केस है, और उसके साथ ही दक्षिण कन्नड़ हाल के दिनों में प्रवीण नेटारू के कत्ल की भी चर्चा उसके अंदर में है। यानी 2016 से लेकर के 2022 तक में जिस तरह की कार्रवाइयां दक्षिण भारत के अंदर में पीएफआई के द्वारा की गई हैं, उन सभी की चर्चा है और उनको आधार बनाया गया है
कि ये वो चीज़ें हैं जिनमें कि लगातार पीएफआई के सदस्य के नाम आते रहे हैं, या जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो लोग कहीं ना कहीं से पीएफआई से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उसको आधार बनाया गया है इस संगठन को बैन करने के लिए। और उसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ का भी लिंक स्थापित किया है, क्योंकि जिस दिन ये 22 सितंबर को जिस दिन कार्रवाई हो रही थी उस दिन लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि दरअसल ईडी वहाँ पर क्या कर रही है। ईडी वहाँ पर ज़रूर फंडिंग को ढूंढने के लिए गई थी, ये जानने के लिए गई थी कि जो फंड आ रहे हैं वो पीएफआई तक कैसे पहुंचे और वो फंड किस तरह से जो पीएफआई के जो एसोसिएट हैं या फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है उन तक ये फंड किस तरह से ट्रांसफर हो रहा है। और इसको स्थापित कर पाने में जो है ये एनआईए की टीम या सरकार पूरी तरह से सफल हुई है। और उन्होंने इन चीज़ों को आधार बनाया है कि किस तरह से ये फंड आते थे, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होते थे, किस तरह के कामों में इन फंडों को लगाया जाता था, और किस तरह से जो एक मुख्य उद्देश्य था इस संगठन का वो था देश की शांति, संप्रभुता और एकता के ऊपर में चोट करना। और इस तरह के कई एक उदाहरण उसके अंदर में दिए गए हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो भले ही कार्रवाई 22 सितंबर से 27 सितंबर के बीच में हो, 27 सितंबर को जब भी लगातार गिरफ्तारियां चल रही थी, कर्नाटक के गृह मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और कर्नाटक के जो आला अधिकारी हैं डीजीपी, उनके द्वारा लगातार कहा गया प्रिवेंटिव अरेस्ट लिया जा रहा है। एक हफ्ते के भीतर जितनी भी रेड हुई हैं उसमें दक्षिण भारत से ही हुई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो तमाम लोगों को हिरासत में भी लिया गया इसी बीच, जो जानकारी आई थी इन 2 छापेमारियों के दौरान। लेकिन प्रमोद, कल आप शाहीन बाग से हमने देखा एक्टिविस्ट को भी गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि जानकारी ये थी कि कुछ ऐसे लोगों को हिरासत में लिया है कि ये पहले से अंदेशा था कि अगर कोई बड़ा एक्शन लिया जाता है तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो माहौल को प्रभावित कर सकते हैं या फिर अशांति की कोशिश कर सकते हैं। तो ये पूरी तैयारी इसका मतलब पहले से की जा रही थी, इस बड़े एक्शन से पहले। बिल्कुल पायु दीदी, भारत सरकार जो है कहीं एकदम से बैन नहीं लगाया। इसके पीछे बहुत लंबी चौड़ी जो कवायद थी, जो सबूत जुटाए जा रहे थे और इसको बैन करने के पीछे जो वैलिड रीज़न है उसको जुटा रही थी। और उसके बाद ही जब ये सबसे पहले 22 सितंबर को रेड की गई थी पूरे देश भर में और जो टॉप लीडरशिप है उसे अरेस्ट किया था एनआईए और ईडी द्वारा। और उसके बाद ये पता था कि इनके खिलाफ जो है इनके जो नीचे सपोर्टर्स हैं वो सड़क पे आ सकते हैं। उसके बाद उनको लोकल पुलिस के ज़रिए 751 यानी शांति भंग करने की जो उम्मीद थी उसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस वक्त आपने कल ये देखा होगा कि जामिया में सबसे ज़्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई थी और फ्लैग मार्च जो है वो शाहीन बाग में निकाला गया था, क्योंकि ये दोनों ही जगह अगर जो दिल्ली में दंगे हुए थे उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। जो 13 दिसंबर 2019 में सबसे पहले सीएए के विरोध की जो आवाज़ उठी थी वो जामिया यूनिवर्सिटी में से उठी थी और उसके बाद पुलिस के साथ हिंसक झड़प 15 तारीख को हुई थी। और 15 तारीख से ही दिसंबर 2019 से शाहीन बाग पे जो है महिलाएं और जो शर्जिल इमाम है वो बैठ गया था, जिसके बाद देश के कई जगहों पे जो शाहीन बाग की तरह प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए थे। और फरवरी जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो यहाँ पर आए थे तो अपनी आवाज़ को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठाने के लिए उस दौरान जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगे हुए थे जिसमें 54 लोगों की मौत हुई थी। तो इस बात को जानते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने सारे जो इलाके हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया था और एक तरीके से जिस तरीके से अगर आप पूरा पैटर्न देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो कश्मीर से धारा 370 बिल्कुल जिस तरीके से ये पीएफआई काम कर रहा था, शक तो पहले से गहरा गया था, लेकिन बड़ी कार्रवाई अब हुई है। पूजा मेहता हमारे साथ हैं। पूजा, जरा ये बताइए, जिस तरीके से पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के पीएफआई अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया था, संकेत तो तभी से मिल रहे थे कि बड़ी कार्रवाई होने वाली है। बंगाल में किस तरह से एक्टिव था पीएफआई? देखिए विशाल, आपको बता दें जहां तक पीएफआई के यूनिट्स की बात है पश्चिम बंगाल में, तो आपको बता दें 2 ऐसी जगह है जहां पर पीएफआई के यूनिट्स बेहद सक्रिय थे। एक तो राजधानी कोलकाता और दूसरा पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद जिला। और धीरे धीरे हम देख रहे थे किस तरह से मुर्शिदाबाद जिला जो बांग्लादेश बॉर्डरिंग जिला है वहां पर पीएफआई का यूनिट जो है वो लगातार जो है और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा था। लेकिन जहां तक पीएफआई को बैन करने की बात है ये एकदम से नहीं हुआ है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ईडी ने ठीक 1 साल पहले कोलकाता के पीएफआई दफ्तर पर जो है छापेमारी की थी, लेकिन तब उन्हें जो है वहां पर जो मौजूद थे पीएफआई मेंबर्स उन्होंने उनको रोक दिया था और वो आगे की कार्रवाई नहीं कर पाए थे। लेकिन इस बार हमने जिस तरीके से देखा, देश में 2 बार जो है जिस तरीके से छापेमारी हुई, पूरी कमर जो है कसकर उतरी थी ईडी और एनआईए। और इस बार जब कोलकाता के दफ्तर पर वहां पे छापेमारी हुई तो सेंट्रल फोर्सेस की निगरानी में हुई, क्योंकि एक
बार उनका एक बैड एक्सपीरियंस हो चुका है कि पीएफआई मेंबर्स उनको रोक दिया था। इसलिए इस बार जब छापेमारी हुई तो कोई भी हालत में पीएफआई के जो मेंबर्स वहां पर मौजूद थे वो उनको नहीं रोक पाए और आगे की कार्रवाई की गई। लेकिन जहां तक इनकी टेरर एंगल से जुड़ने की बात है, मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल में 2014 में ही जब खागड़ागढ़ ब्लास्ट हुआ था बर्दवान जिले में, तभी साफ हो गया था कि कई ऐसे बैंड टेरर आउटफिट्स के स्लीपर सेल मौजूद है यहाँ पर। तभी जमातुल मुजाहिदीन का स्लीपर सेल सामने आया था बर्दवान में। लेकिन उसके बाद जो है लगातार पीएफआई से अलग अलग संगठन जो है उनके लिंक्स पाए जा रहे थे, फिर चाहे जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश हो या फिर अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो। और जहां तक पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, चूंकि उसका एक पोरस बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ, तो ये सही समय था इस आउटफिट को बैन करने के लिए। वरना जो है हम देख रहे थे कि इनका यूनिट जिस तरीके से स्ट्रेंथन हो रहा है, आने वाले दिनों में जो है और भी मुसीबत पैदा कर सकता था। जी प्रसाद भूसीकर भी हमारे साथ हैं। प्रसाद, सबसे बड़ा खुलासा जो कल और चौंकाने वाला खुलासा हुआ वो ये था कि बाकायदा एक विंग था पीएफआई का जो हर राज्य में काम कर रहा था, और उस राज्य के जो सदस्य थे उनको भी ये जानकारी नहीं थी कि ये खुफिया विंग है, इसके भी अपने मेंबर्स हैं जो हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखते हैं, खासतौर पर अधिकारियों पर, खासतौर पर आरएसएस और बीजेपी के नेताओं पर। यह एक बड़ा खुलासा हुआ था। किस तरह से ये विंग काम कर रहा था, दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा सक्रिय बताया गया। बिल्कुल पायोधी, मैं आपका ध्यान जुलाई 6 तारीख को आकर्षित करना चाहूँगा, जहाँ पर निज़ामाबाद ज़िले में एक कराटे कैंप चलाता था एक व्यक्ति, उसका जो मॉड्यूल था वो बस किया था निज़ामाबाद पुलिस में उत्तरी तेलंगाना में। और तभी से एनआईए ने निज़ामाबाद हो या फिर नॉर्थ तेलंगाना के जो अलग अलग जगह हैं वहाँ पर फोकस करना शुरू कर दिया था। और पिछले हफ्ते ही जब पहली बार जो बड़े पैमाने पर रेड की गई थी, तो हैदराबाद में जो कि हैदराबाद का पुराना शहर AIMIM का गढ़ माना जाता है, वहाँ पर चंद्रायन गुट्टा में बाकायदा उनका ऑफिस था और वहाँ से ये एक्टिविटीज़ चलाई जा रही थी। तो जो फोकस था सबसे पहले वो निज़ामाबाद ज़िले में जिस प्रकार से कराटे कैंप और वहाँ पे ट्रेनिंग दी जा रही थी और वहाँ पे जो मटेरियल मिला था, तो एनआईए का फोकस तेलंगाना में, पूरे उत्तरी तेलंगाना जो महाराष्ट्र से भी सटा हुआ है उसके बॉर्डर में है, तो वहाँ से फोकस शुरू हुआ और वहाँ के मॉड्यूल्स पहले बस किए गए थे और उसके बाद एक एक करके हैदराबाद तक उनके 4 जुड़ते दिखे। येशा कोटक भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ गई हैं। येशा, पिछले दिनों जब 22 और 27 सितंबर को छापेमारी की कार्रवाई हुई तो महाराष्ट्र में भी कई ठिकानों पर छापे मारे गए और 20 से ज्यादा लोग हिरासत में भी लिए गए। महाराष्ट्र में क्या आरोप पीएफआई पर, कितनी एक्टिव पीएफआई महाराष्ट्र में? जी विशाल, जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो कल ही की जब बात करें तो तकरीबन 27 लोग जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया है पूरे महाराष्ट्र में, जो पीएफआई के बड़े कायदे माने जाते हैं। जहां हम सूत्रों की बात करें तो हमें यह पता चला था कि जो मराठवाड़ा इलाका है महाराष्ट्र का, वहां पे जो है पीएफआई सबसे ज़्यादा एक्टिव थी। उसके अलावा जो है टुवर्ड्स वेस्टर्न महाराष्ट्र भी पीएफआई अपना होल्ड करने की कोशिश करी थी। अब पीएफआई की जब बात करें तो महाराष्ट्र में वो कैसे अपना जाल बिछा रही थी, जो सीएफआई है यानी कि जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है पीएफआई की, उसके जरिए काफ़ी स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही थी। क्योंकि महाराष्ट्र में जहां हमने देखा था कि 22 सितंबर को जहां रेड हुई थी वहां पे ज़्यादातर जो अरेस्ट थे वो स्टूडेंट्स थे, कुछ लॉयर्स भी थे जो मुंबई में पेश किए गए थे कोर्ट में, उसमें से 4 जो है स्टूडेंट्स थे। तो उनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि वो स्टूडेंट्स जो है कैंपस में स्टूडेंट्स को जाके इन्फ्लुएंस करते थे, उनसे बातचीत करते थे और उसी के जरिए उन्हें जो है पीएफआई के कादर में लाते थे। जैसे जितेंद्र जी ने पहले भी कहा था कि सिमी जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे तार जुड़े हैं पीएफआई के, और क्योंकि सिमी बैन हुआ था तो इसके चलते पीएफआई जो है जो स्टूडेंट्स थे उन्हें सिमी के स्टूडेंट्स को पीएफआई में लिया गया। जैसे कि दक्षिण भारतीय में काफ़ी पॉपुलर था पीएफआई, उसके जरिए जो है महाराष्ट्र की तरफ इन्वर्ट्स कर रहा था। पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की जहाँ बात करें तो ये भी सामने आ रहा था कि महाराष्ट्र में जो मुंबई के सटे इलाके हैं जहाँ पे मुस्लिम डोमिनेशन है, वहाँ पे कोविड काल में इन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया था और ऐसे दिखा रहे थे कि क्योंकि कोविड काल में वो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि जो बॉडी से उन्हें दफनाने का काम या लोगों के लिए पैसे जमा करके अनाथ लोगों को पैसे देने का काम कर रही थी पीएफआई यहाँ पे, जिसके चलते जो है वहाँ पे कॉन्फिडेंस उन्हें मिल रहा था, लोकल्स के सपोर्ट मिल रहा था उन्हें वहाँ पे, और ये चिट फंड के जरिए जो है वो लोकल से पैसे जमा करते जो आगे जाके एंटी नेशनल एक्टिविटीज में यूज किए जाते थे। जी बिल्कुल। सोमित भी हमारे साथ है गुवाहाटी से। सोमित, लोकल का जो सपोर्ट है वो तो हर राज्य में इन लोगों को मिल रहा था और इसी को लेकर ये जो अपना जो पूरा कैडर है उसको बड़ा करते जा रहे थे, वहां पर किस तरह से एक्शन लिया गया आपने बताया, क्योंकि गिरफ्तारियां वहां से भी हुई थी। देखिए, कल भी यहाँ पे 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 8 ज़िले में ये लगातार रेड चल रहा था
और हम आपको बता दें कि मई के महीने में नौगांव जिले में बॉटलद्रुवा पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कस्टडी भी नहीं कि कोई रास्ते में गिरा हुआ था। एक्सीडेंट के बाद पुलिस उनको लेकर गई और घर वाले ने ये दावा किया कि पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद वो उस बॉटलद्रुवा थाना में आगजनी की घटना घटी और आसपास के जो गांव के लोग हैं वो यहाँ पर आए और आग लगा दिया। उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की तरफ से भी बताया गया था कि इस घटना के पीछे PFI का हाथ हो सकता है, क्योंकि ये जो पुलिस थाने में आगजनी की घटना है ये काफ़ी संगठित रूप में उसको अंजाम दिया गया। इसके बाद जब इसकी जो तफ्तीश हुई तब उसमें भी PFI का जो लिंक था वो सामने आ गया और साथ ही साथ अंसारुल बांग्ला जो बांग्लादेश की एक बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनका भी लिंक इसमें आया। इसके बाद जब PFI पर और कार्रवाई किया गया और छानबीन किया गया तो पता चला कि अभी जो पिछले कुछ दिनों को 2 महीने से जो कुछ मदरसे इमामों के साथ जो बांग्लादेश के ये अंसारुल बांग्ला टीम और अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट का जो संबंध मिल रहा है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं PFI है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के जो प्रेसिडेंट को, PFI के प्रेसिडेंट को, जिनको असम पुलिस ने गिरफ्तार किया था दिल्ली से, उनके पास से काफ़ी अहम सबूत मिला है। और साथ ही जो बताया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के प्रेसिडेंट होने के बावजूद वो असम के, खासकर वो जो बराक वैली के रीजन है, करीमगंज या फिर जो बांग्लादेश से बिल्कुल, असम में किस तरह से PFI एक्टिव थी और असम में किस तरह से एक्शन लिया गया ये भी बता रहे समय। अब प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद दिल्ली से हमारे साथ हैं। प्रमोद, दिल्ली के शाहीन बाग में ही PFI का हेडक्वार्टर, पहले जब कार्रवाई हुई थी हमने देखा था केरला में कितना बड़ा प्रदर्शन किया गया था। दिल्ली में जहां हेडक्वार्टर है वहां पर इस बैन के बाद किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है और उसके लिए पुलिस प्रशासन को कितना मुस्तैद रहना होगा? देखिए 22 तारीख को जब सबसे पहले NIA और ED ने रेड की थी तो उसके बाद उस ऑफिस को सील कर दिया गया था और उसके बाद जितने भी यहाँ के उनके जो सपोर्टर थे जो कि सड़क पे उतर सकते थे, प्रोटेस्ट कर सकते थे, सड़क जाम कर सकते थे, उन्हें जो है कल लोकल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन सबको जुडिशल कस्टडी में भेज दिया गया। तो जिसके बाद इतनी पुलिस फोर्स जो है यहाँ आसपास पूरे इलाके में तैनात कर दी थी, धारा 144 लगा दी गई, जिसके बाद ना के बराबर जो है जो विरोध में स्वर है वो उठ रहे हैं। तो एक तरीके से पूरी तैयारी के साथ इस बार जो पुलिस है या फिर कहे सरकार है उसकी पूरी तैयारी के साथ वो आई थी, क्योंकि जानते थे कि अगर PFI जैसे संगठन को बैन किया गया तो उसके विरोध में काफ़ी ज़्यादा लोग सड़कों पे उतर सकते हैं। ऐसे में उन सबको आइडेंटिफाई करके जो लोग थे जो कि विरोध कर सकते थे, लोगों को इकट्ठा कर सकते थे, उन सबको जो है प्रिवेंटिव अरेस्ट किया गया। उसके बाद जो तमाम जगहों पे किरीट सोमैया ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया है, आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को हम धन्यवाद देते हैं। आखिरकार देशद्रोही PFI पर प्रतिबंध आया। ऊना में कुछ दिन पहले पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे यह संस्था के लोग दे रहे थे। गल्फ कंट्री से जिस पद्धति से इस संस्था को टेरर फंडिंग हो रहा था, हिंदुस्तान में देशद्रोही प्रवृत्तियां नहीं चलेगी। तो एक बार फिर से इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता देते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI पर बैन लगा दिया गया है। 5 साल के लिए यह बैन लगाया गया है और ना सिर्फ PFI पर बल्कि PFI से जुड़े हुए संगठनों को भी बैन कर दिया गया है। आतंकी गतिविधियों में शामिल होना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा, संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ काम करना, ये वो वजह है जिसकी वजह से PFI को बैन किया गया। पयोधी, बिजनेस लोन के लिए बैंक गए तो बिजनेस प्लान दिखाइए करके पूछते हैं। बिजनेस प्लान कैसे करना है, इसे प्रैक्टिकली सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।